चैप्टर नंबर 5 है ग्रामीण सामाजिक विकास पर आधारित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए किन क्षेत्रों में विकास आवश्यक होता है। तो ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य का विकास करना भी ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर में पेयजल के लिए ये सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ऊर्जा, संचार आदि क्षेत्रों में विकास आवश्यक होता है। ग्रामीण सामाजिक विकास से आशय होता है कि लोगों को आर्थिक लाभ होने के साथ साथ संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन, इसके लिए लोगों की मनोवृत्तियों में सुधार भी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न जो कि चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ है कि भारत में आबादी वाले गांव की कुल संख्या कितनी है। गांव की कुल जो संख्या है, गांव आबादी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ग्रामीण आबादी वाले गांव की जो संख्या है वह है 5,94,464। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत में कुल गांव की जो कुल संख्या है वो 6,40,930 है, जिसमें सर्वाधिक जो है गांव आबादी वाला गांव है जो कि 5,97,464 है। वहीं गैर आबादी वाले गांव की संख्या कितनी होगी, 6,40,000 में से माइनस कर दोगे ये आ जाएगा, और इसीलिए गांव का विकास करना आवश्यक है। गांव में सामूहिकता का अस्तित्व होता है जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो यदि आपको विकास करना है सबसे पहले भारत के गांव की विकास की ओर आपको ध्यान देना जरूरी है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है। रोजगार सृजन बिल्कुल सही है। कृषि उत्पादन वृद्धि होनी चाहिए। संचार सुविधाओं का विकास, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन समाज कैसा समाज है। अफ्रीकन समाज एक जनजातीय समाज है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। समाज को मुख्य रूप से दो प्रकारों में किया जाता है, जनजातीय समाज हो गए और कृषक एवं औद्योगिक समाज। भारतीय समाज जो है एक कृषक समाज है। अफ्रीकन समाज जनजातीय समाज है। अमेरिकन समाज औद्योगिक समाज है। इस प्रकार के समाज विश्व में विद्यमान हैं जिनकी सामाजिक तथा आर्थिक संरचना में भी अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनजातीय समाज के संबंध में सही नहीं है। तो जनजातीय समाज का जो जीवन है वो सरल है, समय की जो जीवन है अविभेदीकृत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो बी दे रखा है यह जनजातीय समाज के संबंध में सही कथन नहीं है कि समाज का आकार जो है इनका काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। जनजातीय समाज एक पिछड़ा हुआ समाज होता है जिसका जीवन सरल, सीधा एवं समेकित पाया जाता है। इनके समाज का जो आकार है प्रायः छोटा होता है। बच्चों का समाजीकरण परिवार एवं दैनिक संबंधों से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया प्राथमिक समूह की होती है। अतः इनका जो जीवन है सरल, समरस, समेकित तथा अविभेदीकृत पाया जाता है। जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी दे रखा या गलत है कि व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करना। ऑप्शन सी। जनजातीय समाज की मुख्य आर्थिक क्रिया शिकार एवं भोजन इकट्ठा करना होता है, अर्थात इनकी आर्थिक क्रिया प्रकृति पर निर्भर करती है। ये जंगली अन्न पर निर्भर रहते हैं। इनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, अतः यह औद्योगिक समाज की तुलना में सरल होता है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। 8.6%। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। जनजातियों को भारत का मूल निवासी माना जाता है। देश में लगभग 532 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में इनकी कुल आबादी 10.42 करोड़ पाई गई थी, जो देश की जनसंख्या का 8.6% बताती है।
भारत के किस राज्य में जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है? दैट इज हरियाणा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। जनसंख्या आकार की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद फिर उड़ीसा। देश में पंजाब, हरियाणा, पुद्दुचेरी, दिल्ली व चंडीगढ़ को छोड़कर देश के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं जनजातीय समाज, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं इनकी बात की जा रही है। साथ ही अनुसूचित जनजातियों का अभाव भी बताया जा रहा है। प्रतिशतता के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वह लक्षद्वीप में है, 94.8% पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। कृषक एवं खेतिहर समाज निम्न में से किस व्यवसाय को करता है? तो खेतिहर और कृषक जो समाज होते हैं कृषि भी करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी। ऑप्शन डी। कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? सादगीपूर्ण जीवन होता है, परिवार की भूमिका रहती है, एकता की भावना, सभी की सभी। ऑप्शन डी। कृषक समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचना में सादगीपूर्ण जीवन, परिवार की भूमिका, एकता की भावना, ग्रामीण समुदाय व्यवस्था, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। समाज में अंतः समूह की भावना निहित होती है। इनके संपूर्ण जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक समरस रूप में विद्यमान पाए जाते हैं। कृषि समाज में परिवार की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। उपरोक्त सभी। कृषक समाज में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह केवल प्रजनन एवं बाल पोषण कार्य के रूप में नहीं होती है, बल्कि यह आर्थिक इकाई के रूप में पाई जाती है। परिवार मिलकर कृषि कार्य करते हैं। कृषक परिवार सामान्यतः पितृसत्तात्मक होते हैं और परिवार के सभी लोग प्राचीन परंपराओं का सहजतापूर्वक पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षी कृषक वह होता है जो श्रमिकों से काश्त करवाता है। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा। कृषक समाज में भूस्वामी, पर्यवेक्षी, कृषक, काश्तकार एवं फसल भागीदारी शामिल होते हैं। भूस्वामी भूमि का स्वामी होता है किंतु वह काश्त नहीं करता। पर्यवेक्षी कृषक अपनी भूमि पर श्रमिकों से काश्त करवाता है। निम्न में से कौन औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन सी, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि औद्योगिक समाज में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। यहाँ लोग स्वतंत्र होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण पाया जाता है। समाज में मुखिया का नियंत्रण ग्रामीण समाज की तरह नहीं पाया जाता है। साथ ही परंपरा के स्थान पर तार्किकता को महत्व दिया जाता है। निम्न में से कौन ग्रामीण समाज के विकास व परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। उपरोक्त सभी। ग्रामीण समाज के विकास एवं परिवर्तन से जाति प्रथा में बदलाव, परिवार के मौलिक कार्यों व आदर्शों में बदलाव, ऊंच नीच की भावना में कमी, जीविका के साधनों में बदलाव, केंद्रीय परिवारों की उदय की प्रवृत्ति आदि अभिव्यक्त करता है। वर्तमान में संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय परिवारों की उदय की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। निम्न में से कौन से कार्य जमींदार के स्वभाव में निहित पाए जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। सभी की सभी जमीन की देखभाल, श्रमिकों से काम करवाना, कम पारिश्रमिक देना। ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में सामंत या जमींदार शीर्ष पर पाया जाता है या बड़ा जमीन का मालिक होता है। जमीन की देखभाल करना, श्रमिकों से काम करवाना तथा कम मजदूरी देना, स्वार्थ के अनुरूप आर्थिक संरचना का निर्धारण करना आदि गुण इनकी स्वभाव में निहित पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि समाज के ग्रामीण कारीगरों में से कौन लकड़ी के हल का निर्माण करता है?
ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, बढ़ई। ग्रामीण समाज में ग्रामीण कारीगर के रूप में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार, जुलाहा आदि पाए जाते हैं। ये ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ई लकड़ी का हल, दरवाजा, खिड़की आदि बनाता है। वहीं कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है और सुनार आभूषणों को बनाता है। ग्रामीण समाज में संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है? अचल जो स्थिर हो, चल अचल संपत्ति समझ रहे हैं, चल अचल। तो आभूषण क्या है, एक स्थिर थोड़ी ना। आभूषण यहाँ पर आपका अचल रूप में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। बाकी जमीन मकान क्या है, सब स्थिर हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में संपत्ति का मुख्य आधार कौन सा पाया जाता है? तो उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों की पास संपत्ति। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि उस सामाजिक स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है? दैट इज गरीबी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। गरीबी उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, घर आदि की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। भारत में गरीबी का आकलन आय तथा उपभोग दोनों आधारों पर किया जाता है। इसमें एक अवधारणा गरीबी रेखा भी है। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित जो किया गया है वह कितना है? तो ग्रामीण की बात यहाँ पर की जा रही। ऑप्शन ए जहाँ पर सही जवाब होगा। 27 रुपये आय अगर है प्रतिदिन तो गरीब नहीं है। यानी 27 रुपये से अगर अधिक हो जाती तो अमीर हो जाओगे, और 27 रुपये तक है आपकी तो भैया गरीब हो। 27 से जहाँ ज़्यादा हुआ तहाँ अमीरी में आ जाओगे। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर निर्धारित किया गया। यह 2011-12 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर फार्मूले के आधार पर माना गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया 20 पैसे तथा शहरी क्षेत्रों में 33.30 निर्धारित किया गया था। इसकी मान्यता को लेकर विवाद भी हुआ है। वहीं पर बात आ रही रंगराजन रिपोर्ट की। तो केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में है, यदि वह इतने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है रंगराजन वाली फार्मूले। तेंदुलकर फार्मूले आपने देखा 27 रुपया 20 पैसा, ठीक है। यहाँ पर 32 रुपये होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो आप देख रहे हैं, एक पूछा गया है राजस्व लेखपाल में, दूसरा है चकबंदी लेखपाल में। तो आप दोनों को देख सकते हैं प्रश्न। रिपोर्ट का नाम दिया गया है, कौन सी रिपोर्ट? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सी रंगराजन को मेंशन किया गया है। वहीं पर आप पिछले प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पर किसी को मेंशन नहीं किया गया है। और ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चूज करेंगे तो 32 रुपये तो यहाँ दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब आपको सपोज करना होगा कि तेंदुलकर कमेटी को ही लेकर आपको चलना है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रंगराजन में अगर गांव वाले हैं, अगर 32 रुपये से अधिक अगर ले रहे हैं तो अमीरी श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है, प्रत्यन। वहीं पर शहरों में अगर 47 रुपये तक गरीब है, 47 से जहाँ अधिक खर्च किए तहाँ फिर जो है वो अमीर वाले कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो सी रंगराजन ने यह रिपोर्ट कब 2014 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के लिए निश्चित की गई जो वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर है वह क्या था? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 20,000 रुपये। यदि वार्षिक आय है तो अब तो बीपीएल श्रेणी में आएंगे। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, किसके सिवाय? तो सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण करना, संरक्षण प्रदान करना तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण करना है। सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय कृषि आयोग के तहत 3 वर्गों में बांटा गया है: ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी, कार्य वानिकी।
शहरी वानिकी के तहत सार्वजनिक भूमि, निजी भूमि, सड़क के किनारे, व्यापारिक स्थलों आदि पर वृक्ष लगाए जाते हैं और उनका संरक्षण किया जाता है। सामुदायिक वानिकी में क्या है कि इसमें भूमिहीन परिवार को जोड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश में इसे 1979-80 में प्रारंभ किया गया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, इसके तहत नगर औद्योगिक संपदाओं में से वृक्षारोपण नहीं किया जाता है। ध्यान देना कि नगर औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण नहीं किया जाता, बाकी सभी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार में रसोई परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? 15 का सवाल है, 85% है, ऑप्शन डी। अगला है कि कितने परसेंट ग्रामीण परिवार की रसोई मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? 1%। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 56%। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य, यह प्रश्न है 2015 का भी, ये सब आपसे नहीं पूछे जाने वाले, समझ लो दैट टाइम 28 रुपया 50 पैसा रहा है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब 44%। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष किया गया था? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 5-6 में, ऑप्शन बी। वित्तीय समावेशन शब्द पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति 5-6 में किया गया था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री लीलाधर के अनुसार वित्तीय समावेशन समाज के वंचित और कम आय वाले लोगों को ऐसी लागत पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो उन पर भार ना बन सके। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्न में से कौन से कार्य कर रहे हैं? तो कौन कार्य कर रहे हैं? तो स्वयं सहायता समूह भी है, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन है, साथ ही साथ व्यवसायिक प्रतिनिधि भी हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, उपरोक्त तो सभी। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह हो गए, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि, सुविधा प्रदाता तथा सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में बैंक कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंची हैं। लोग बैंकों से लेन देन करने में सक्षम हुए हैं, उनमें जागरूकता बढ़ी है और गांव में नो फ्रिल्स खाते खोले जा रहे हैं। नो फ्रिल्स, ठीक है। तो दोस्तों इसी 31 प्रश्नों के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।